खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम किरदार जिंदगी में। जब खुदा, ईश्वर, भगवान आपसे आपकी मन्नत पूछता है और आपसे पूछता है कि जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा, तब किरदार जिंदगी का उदय होता है। हमारी रजा, हमारी इच्छा, हमारी आकांक्षा, हमारी कोशिश है किरदार जिंदगी को आगे लेकर आना। और किरदार जिंदगी में हर बुधवार को मैं आती हूँ आपसे मिलने एक नई शख्सियत के साथ। दोस्तों, आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि एक ऐसे व्यक्तित्व से आप सभी को मिलवाने आई हूँ जिन्होंने इतने बड़े बड़े नाम जब मैं अभी गिनवाऊंगी तब आप सोचोगे कि इतने बड़े बड़े शख्सियतों के, इतने उम्दा लोगों के इंटरव्यूज उन्होंने लिए, साक्षात्कार उन्होंने लिए और मैं उनका साक्षात्कार ले रही हूं, तो ये भी ईश्वर की कृपा है, मेरे लिए सौभाग्य है। बहुत सारी बातें हम उनसे साझा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार, न जाने कितने सम्मान से सम्मानित, और हिंदी से भी हिंदी से भी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक ऐसे राज्य में उन्होंने हिंदी के लिए कार्य किया, असम जैसे राज्य में जहाँ पर हिंदी भाषी लोग हैं, जो हिंदी वहाँ पर न बोली जाती है, न लिखी जाती है, न जानी जाती है, वहाँ पर उन्होंने एक अखबार की कल्पना की जो 35 वर्षों से कार्यरत है, पूर्वांचल प्रहरी। उस अखबार को न सिर्फ इन्होंने अपने मित्र के साथ स्थापित किया बल्कि हिंदी के लिए इतना कार्य किया कि इन्हें इतने पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अभी मैं इनके पुरस्कार में देख रही थी और इनका परिचय जब मैं आपको दूंगी तो आपको लगेगा कि वाकई एक बेहतरीन शख्सियत से आपको मिलवाया है। आज की परिचर्चा में हम डॉक्टर नथमल टिब्रेवाला से मिलने वाले हैं और आपका जो परिचय है वो बहुत विशाल परिचय है, लेकिन मैं छोटा सा परिचय दूंगी क्योंकि उनसे हमको बहुत सारी बातें करनी है। और जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी बड़ी शख्सियतों का इन्होंने साक्षात्कार लिया है। जब मैं नाम गिनाना शुरू करूं तो शायद आप हैरान हो जाएंगे। पहला नाम है तात्कालिक राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, तेजपुर में उनसे साक्षात्कार इनका हुआ। उसके अलावा प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गुवाहाटी में जब गए थे, तात्कालिक शिक्षा मंत्री श्री मुरली मनोहर जोशी जब वो गुवाहाटी में गए थे, तात्कालिक रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस जब वो तेजपुर में गए थे, तात्कालिक असम के राज्यपाल एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरिदेव जोशी जी का साक्षात्कार, असम के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, अरुणाचल प्रदेश के, दिल थाम कर सुनते रहिए, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल जे जे सिंह, मिजोरम के राज्यपाल श्री ए कोहली, मुख्यमंत्री असम श्री हितेश्वर सैकिया, क्षमा चाहती हूँ। उसके अलावा मुख्यमंत्री असम श्री प्रफुल्ल महंत, उद्योग मंत्री श्री विजित सैकिया, प्रख्यात पत्रकार श्री खुशवंत सिंह, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, अभिनेता राजीव कपूर, अभिनेता विश्वजीत, सुप्रसिद्ध गायक शैलेंद्र, राजस्थानी कवि गजानन वर्मा एवं श्री विमलेश, हास्य कवि श्री जैमिनी हरियाणवी, सुप्रसिद्ध अभिनेता एवं भाजपा नेता शत्रुघ्न सिन्हा। ये मैंने छोटा किया है क्योंकि इतना बड़ा नाम है। मुझे लगता है कि अगर मैं पढ़ने के लिए बैठूं तो आपका समय ये सुनने में चला जाएगा और टिब्रीवाल सर से मिलकर बहुत सारी उनसे हमें बातें करनी है। ये साक्षात्कार उन्होंने दिग्गजों का लिया और अगर हम सम्मान की बात करें, हिंदी की सेवा करने के दौरान उनको कितने सम्मानों से सम्मानित किया गया, थोड़ा सा मैं
ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी इसलिए भी हो रही है कि हिंदी साहित्य संस्थान का यह जो मंच है, यह पटल है, यह धन्य हो गया है आज ऐसी शख्सियत को पाकर। और हमेशा हम कहते हैं ना कि हीरे जवाहरात इतने जुड़ रहे हैं हमारी माला में, जिसका मुझे लगता है ना ओर है ना छोर है। वो माला धीरे-धीरे बहुत बड़ी हो रही है और आगे भी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि हम 107वें पायदान पर आज हैं। 107 एपिसोड में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। पुरस्कारों की यदि मैं बात करूँ तो इन्हें विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ गांधीनगर भागलपुर द्वारा विद्या वाचस्पति का सम्मान प्राप्त है। उसके अलावा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां, शैक्षणिक प्रदेशों, महनीय शोध कार्य तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के आधार पर दिसंबर 2012 को इनको वो पुरस्कार से सम्मानित किया गया विद्या वाचस्पति के। उसके अलावा तब ये डॉक्टर बन गए हैं। और 62वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर नेहरू मैदान में तिरंगा फहराने के बाद असम के मीन मंत्री श्री मूरजमाल सरकार तथा जिला उपायुक्त श्री तपन शर्मा द्वारा हिंदी पत्रकारिता के लिए इनके उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए 26 जनवरी 2011 को इन्हें सम्मानित किया गया। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ असम द्वारा मानवाधिकार दिवस पर इन्हें सर्वश्रेष्ठ हिंदी पत्रकार के पुरस्कार से नवाजा गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी पत्रकार के लिए, जब आप हिंदी के लिए इतनी अपनी सेवा भाव से कार्य करते हैं और आपको इतना सारा जो है पुरस्कार भी मिलता है, दिलों में जगह मिलती है। ये अपनी हिंदी के लिए विशेष कार्य है। रोटरी क्लब ऑफ ग्रेटर तेजपुर द्वारा हिंदी पत्रकारिता के विकास के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए इन्हें वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड 2013 में प्राप्त हुआ है। और बहुत सारे पुरस्कार हैं। मिथिला विकास परिषद तेजपुर द्वारा 30 जनवरी 2011 को ज्योति भारती सभागार में इन्हें आयोजित वार्षिक अधिवेशन में सम्मानित किया गया है। वाराणसी में 18 मई 2017 को प्रोफेसर राम मोहन पाठक सदस्य राजभाषा समिति विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निदेशक संज्ञाध्यक्ष माननीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान काशी विद्यापीठ वाराणसी ने असम के वरिष्ठ पत्रकार आपको शॉल उड़ाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनके सम्मान की जितनी भी लिस्ट है, मुझे लगता है कि पढ़ते पढ़ते ज़्यादा समय ना बीत जाए। एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने आई हूँ। हिंदी की सेवा हम और आप सब मिलकर कर रहे हैं। हिंदी की सेवा इन्होंने की है पिछले 35 वर्षों से। अखबार निर्बाध चल रहा है। अब वो अंग्रेजी में भी अखबार आता है, एक असमी भाषा में, वहाँ जो लोकल लैंग्वेज जिसको कहते हैं उसमें, और हिंदी में। अभी तक बहुत सारी बातें उनसे करनी है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा उनके और आपके बीच मैं दीवार ना बनूं। उनका परिचय बहुत बड़ा है, विशाल है। मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। मुझे बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलके, और खासकर इस मंच पर आपने मुझे बुलाया है, इसके लिए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। कि पूछिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? बहुत सारे दर्शक श्रोता आपसे रूबरू होने के लिए मौजूद हैं। मैं उनका जरा अभिनंदन करती हूँ, फिर आपसे हम जो सवालों का दौर है वो शुरू करेंगे। लेकिन कार्यक्रम की जो रूपरेखा होती है, जब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं, हमारी एक परंपरा है कि हम परिवार के बारे में बात करते हैं। तो हम अभी आपको बताएं कि आपको सुनने के लिए कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ सरिता शर्मा जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ सरिता जी। हमारे साथ पटल के संयोजक आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ।
अभिदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश कुमार वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और राम शर्मा जी जो कि पिछले किरदार हमारे रहे हैं, पंडित राम शर्मा जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और एक से बढ़कर एक नायाब हीरे किरदार जिंदगी में पिरोए जा चुके हैं। जिस माला की मैं बात कर रही थी, उस माला में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। आप सभी से एक ही आग्रह है कि हमारे साथ बने रहिए और कार्यक्रम को शेयर कीजिए। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, उसके बाद हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम, जैसे कि आप जान ही चुकी हैं कि डॉक्टर नथमल टिबरेवाला मेरा नाम है, और मेरा जन्म राजस्थान में 1947 29 में 1947 में हुआ था। और उसके बाद में मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल तेजपुर में हुई थी। बाद में मेरा कॉलेज दरंग कॉलेज यहाँ तेजपुर की सबसे पुरानी कॉलेज है, वहाँ से मैंने 67 में बीकॉम परीक्षा पास की थी। और उसके बाद के अंदर में कोई राजस्थान भाषा में प्रवेशिका वगैरह के राजस्थानी भाषा की कुछ परीक्षाएं भी मैंने वहाँ राजस्थान से दी थी। और मेरे पत्नी, मेरी शादी कलकत्ता में हुई थी 1970 में, और मेरी वाइफ का नाम है उषा टिबरेवाल। और मेरे 2 लड़के 2 लड़कियां हैं। तो सबसे बड़ी लड़की दिल्ली में, उसकी शादी हुई है, और एक लड़की आसाम में तिनसुकिया में, उसकी शादी हुई है। और 2 लड़के अभिषेक जो मेरे पास तेजपुर में रहता है, और उससे छोटा भाई, मतलब मेरा छोटा वाला लड़का बनारस में उसका बिजनेस है साइकिल का, वो बनारस रहता है। वो उसकी फैमिली भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से सब अपने अच्छे संभ्रांत घरों में गए हैं, सब खुश हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर परिवार आपका, और हम सभी भाव विभोर हैं आपको इस तरह देखकर, क्योंकि जब मैं आपका परिचय पढ़ रही थी तो मैं बड़ा अपने आप को, मुझे गौरव की अनुभूति भी हो रही थी कि मैं ऐसे शख्सियत को मिल रही हूँ और उनसे अब मैं बातें कर रही हूँ जिन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों का साक्षात्कार लिया है, उनसे रूबरू, जिनसे मिलना मुश्किल होता है, जिनको हम टीवी में या दूर से देखते हैं, उनसे करीब होकर आपने उनका साक्षात्कार लिया अपने कार्यों के माध्यम से, और इतने पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आप हमारे पटल पर शोभा बढ़ाने आए हैं, मैं पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ। और परिवार धुरी है हमारी सफलता की, परिवार है तो हम बहुत कुछ कर पाते हैं जीवन में। तो आपके परिवार के बारे में जानकर हमें बहुत खुशी हुई। सीधे सीधे अगर मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की बात करूं, या सीधे हम आपकी उपलब्धियों के बारे में बात करें, इतने ऐसी जगह में अखबार निकालना, वो भी हिंदी भाषा के लिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी 35 वर्ष पूर्व, क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं। अब हर क्षेत्र में हिंदी के लोग हैं, जाके बस में है, या उन्होंने अपना वो एक माहौल बना लिया है। लेकिन 35 वर्ष पूर्व जब आपने हिंदी के लिए अखबार निकालने की सोची होगी, वो एक बहुत बड़ी आपके लिए चुनौती होगी। कैसे फेस किया आपने, कैसे ये अखबार एस्टैब्लिश्ड हुआ, उसके पीछे क्या कहानी थी, वो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। ये बात उन दिनों की है जब आसाम में आतंकवाद चरम सीमा पे था, और यहाँ के बड़े बड़े व्यवसायी और करोड़ों अरबों रुपयों की संपत्ति यहाँ से बाहर जा रही थी। कोई सूरत जा रहा था, कोई कहाँ जा रहा था, सेफ जगह में जा रहा था। तो उस समय मेरा दोस्त है जीएल अग्रवाल, गुवाहाटी में रहते थे, तो उनका फोन आया मेरे पास। मुझे लिखने का शुरू से ही शौक था, तो बोला तुम मेरे साथ आ जाओ, अपनी एक हिंदी का अखबार निकाल लें। ये आज तक नॉर्थ ईस्ट में हिंदी का अखबार नहीं निकला है। तो मैंने उसको बहुत डिस्करेज किया। मैं कहा कि क्या बात बोल रहे हो, यहाँ से आदमी भाग रहे हैं, सब जा रहे हैं, और तुम 2-3 करोड़ रुपया लगा के यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, और हिंदी का यहाँ कोई न तो जर्नलिस्ट है, न हम लोग को आइडिया है कि हिंदी का अखबार कैसे निकाला जाएगा। तो वो इतना मेरे से ज्यादा, मैंने इसको डिस्करेज बहुत किया, लेकिन वो जिद में था। बोला नहीं, सब कुछ अपने आप हम लोग सीख जाएंगे, और तुम मेरे साथ आ जाओ। तब हम लोग कलकत्ता गए। कलकत्ता में वहां में हेडविंग्स बोल के एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, उसमें एडवर्टाइजमेंट दे दिया इंडिया के बड़े बड़े अखबारों में
कि हम लोग को नॉर्थ ईस्ट से, गुवाहाटी से एक हिंदी का अखबार निकालना है, उसके लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज की जरूरत है। उसका 4-5 दिन में जवाब, एक क्यूरेट ऑफ कंसल्टेंट सर्विसेज बोल के एक उनका जवाब आया। मिस्टर रोमेन गुहा उसके चेयरमैन थे और मदन मित्रा उसके एमडी थे, बहुत विद्वान आदमी। तो उसके बाद में तो एक से एक विद्वानों की संगति में हम लोग की कैसे अखबार निकालना है, क्या करना है करके इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो इसमें सारा पैसा मेरे दोस्त ने, जीएल अग्रवाल ने लगाया था, और उन्होंने एक ही जिद थी कि भाई मुझे अखबार निकालना है, अगर मेरा कत्ल भी कर देंगे उग्रवादी, आतंकवादी, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपनी आज तक जितनी जो जनरेशन है हम लोग को, इंक्लूडिंग अस, कि आज तक हम लोगों को जो जितना मान सम्मान नहीं जो हम लोग को जो डिजर्व करते हैं, इस भावना से, इतना जिद से ये अखबार के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किए। कलकत्ता में कई प्रेस, ज्योति बसु की दूसरे मुख्यमंत्री थे, उनकी भी प्रेस जाके देख के आए कौन सी मशीनें खरीदनी है, ऐसे ओरिएंट की है, एचएमटी की है या अन्य कंपनियों की है। तो बाद में तो उसमें आंख मीच के हम लोग जुट गए, कुछ नहीं, इधर लोगों से जो भी सलाह देता तो सलाह लेते, और इसकी सारी क्रेडिट हमारे दोस्त को जाती है, जीएल अग्रवाल को, कि उसने उसका एक ही दुष्यंत कुमार की एक कविता याद आती है उसके लिए, जो बिल्कुल फिट बैठती है। कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो उसी भावना के साथ उसने करके दिखाया, और धीरे 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 आज नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा अखबार है हिंदी का। आज 30-35 साल पहले जब निकला था, उसका नाम रखा था पूर्वांचल प्रहरी, और आज हिंदी के 5 अखबार और निकलने लगे, देखा देखी। क्योंकि पहले यहाँ न तो संपादक थे, न पत्रकार थे हिंदी के, सब कोई कानपुर से आया, कोई बनारस से आया, कहाँ से, जागरण से आया, तो वहां नहीं शुरू हो गए। जब उनको मालूम पड़ा कि आसाम से एक हिंदी अखबार निकल रहा है, तो अपने एक उज्जवल भविष्य की कामना लेकर सबको यहाँ आए। तो उसके बाद में जीएल अग्रवाल ने लोगों के एक इंग्लिश डेली, द नॉर्थ ईस्ट टाइम्स बोल के अंग्रेजी दैनिक अखबार का प्रकाशन शुरू कर दिया, जो बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद में इन्हें मेघालय गार्जियन बोल के एक अंग्रेजी दैनिक का प्रकाशन शुरू किया, और एक आमार अखोम जो स्थानीय असमीज भाषा में, जो बहुत ही रेस्पेक्टेड पेपरों में आता है, आमार अखोम बड़े पेपरों में आता है यहाँ के। तो वो जो 4 डेली न्यूज़पेपर उन्होंने अपने निकाले, और ऐसा इसको ऑर्गेनाइजेशन को जीएल पब्लिकेशंस नाम दिया, और नाम देके अब जहाँ चाह वहां रहा। और जो इतनी, मतलब जो आदमी इतना सोच सकता है कि अगर मुझे कोई गोली भी मार देगा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ये अखबार निकाल के रहूंगा, और उसने करके दिखाया। और आज, उस समय ऐसी अवस्था थी, आसाम में कोई भी बड़ा आदमी आता था, आए दिन कुछ न कुछ, किसी का मर्डर, किसी का किडनैपिंग, ये सब होती रहती थी उसमें। तो ऐसी परिस्थितियों में जीएल अग्रवाल ने, मतलब जो भी बाहर से आता उसको मार्गदर्शन करना और सब करना, इस अखबार ने बहुत काम किया। उसके बाद सबसे बड़ा काम ये किया, हिंदी का प्रचार प्रसार। मतलब हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग गांव में, उस समय तो कुछ आइडिया नहीं था, उस समय 2 दिन कलकत्ता के अखबार, दूसरे दिन यहाँ आते थे, तीसरे दिन मिलते थे। तो जीएल अग्रवाल ने अपना सब ऐसे टीम बनाई कि रात को 12 बजे तक अखबार छाप कर जगह जगह पूरे असम में गाड़ियां दौड़ानी शुरू कर दी। हर सुबह चाय के कप के साथ अखबार उनको उस दिन मिलना शुरू हो गया। कहने का मतलब है कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पूर्वांचल प्रहरी का बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद में जैसे हिंदी भाषी बड़े वाजपेयी जी आए थे गुवाहाटी, वाजपेयी जी नाश्ता करने आए थे हम लोग के प्रेस में, वहाँ जीएल अग्रवाल से उनको 2 बार अमेरिका अपनी टूर में जीएल अग्रवाल को ले गए थे। और तो बड़े बड़े आदमियों से मतलब उनका इंटरेक्शन होते होते और हिम्मत बढ़ती गई। और यहाँ किसी ऊपर कुछ भी अन्याय अत्याचार होता था, कोई भी होता, सीधे सीएम को फोन करते थे। हितेश क्या, जिन वहाँ उस मुख्यमंत्री थे, उसका प्रफुल्ल महतो थे, तो उनके साथ सभी जीएल अग्रवाल की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि एक ऐसा शख्स है कि इसने जो कहा है वो करके दिखाया है। और मेरे को हिंदी के प्रति शुरू से मेरा लगाव था। 1970 से हम लोग की चावल तेल की मिल थी,
यहाँ से 100 किलोमीटर दूर हेलम नाम की जगह, गांव था एकदम। वहां न सड़कें थी, न इलेक्ट्रिसिटी थी, न और कोई सुविधा थी। वहां में मतलब मुझे धर्म कॉलेज में मैंने 67 में पास करके वहां मुझे जाना पड़ा। तो वहां में बैठा बैठा मुझे चीफ मिनिस्टर, उस समय आसाम और मेघालय वो संयुक्त एक ही थे, वो आसामी था, मेघालय सेपरेट नहीं हुआ था। तो उस समय आसाम के मुख्यमंत्री थे MM चौधरी। तो उस समय उनको बैठा बैठा चिट्ठी लिखते थे, मेमोरेंडम देते थे कि आज इंसान चांद पे पहुंच गया है, लेकिन हमारे के गांव के बच्चे अभी मध्यम टिमटिमाती रोशनी में उनको पढ़ना पड़ता है, ये नहीं है वो नहीं है। तो लिखते हैं कि वो इंग्लिश की मेरी वो मेमोरेंडम लिखते लिखते मुझे शौक आ गया कि आर्टिकल लिखें। तो टू हेल विद दिस एबोमिनेशन नाम के पहला मैंने आर्टिकल लिखा कि जो इंडियन फिल्मों में जो गंदगी दिखाई जाती है उसके ऊपर। तो वो मैंने स्टारडस्ट बोल के एक मैगजीन निकलती थी उसमें भेजा। उन्होंने रिग्रेट कर दिया कि हमारी मैगजीन ऑलरेडी 6 महीनों के लिए बुक है। बाद में स्टार एंड स्टाइल बोल के एक मैगजीन थी, उसमें भेजा, उन्होंने भी रिग्रेट कर दिया। तो फिल्म मिरर बोल के दिल्ली से निकलती थी, दुर्लभ सिंह, हरभजन सिंह के लड़के वो उसके एडिटर थे। उन्होंने मेरे आर्टिकल को इतना बढ़िया से छापा कि एक फुल पेज आर्टिकल देके और उससे मिलती जुलती प्रेमनाथ नादिरा का एक फोटो, मतलब रेप सीन का, बाथरूम सीन का, बहुत सुंदर से था। तो मुझे इतनी खुशी हुई, जिंदगी में पहली बार मेरा लिखा हुआ चीज कोई मैगजीन में छपा है, तो मेरा उत्साह बढ़ते गया। बाद में मैंने, अच्छा उसमें हिंदी के अखबार यहाँ निकलते नहीं थे उस समय, पूर्व ज्योति बोल के गुवाहाटी से साप्ताहिक हिंदी अखबार निकलता था, अकेला तिनसुकिया से एक हिंदी का अखबार निकलता था। तो उसमें हिंदी में लिखना शुरू किया। बाद में हिंदी में किस लिए लिखना शुरू किया कि वहाँ की ज्वलंत समस्याएं, गाँवों की समस्याएं थी, मारवाड़ी समाज की जो समस्याएं थी, मारवाड़ी समाज की कोई बुराइयां कुरीतियां जो थी मारवाड़ी समाज में, कि जी ब्याह में अनाप शनाप खर्चा करना, दिखावेबाजी, पाखंड, मर जाता है तो कोई इसके ऊपर दुनिया भर का खर्चा करना। तो ये सब चीजें लिखते लिखते बाद में एक अपने आप ये हो गई कि छपाएं कहाँ, जो कई आर्टिकल थे। तो कानपुर के एक अखबार में भेजा, बहुत बढ़िया से उन्होंने छपा। बाद में बाहर के अखबारों में मैंने भेजना शुरू किया। बाद में खुद का जब अपना अखबार ही निकल गया पूर्वांचल प्रहरी, तो उसके लिए मुझे बहुत उत्साह मिला। और काफी मेरे क्या कि जो विषय था लिखने का था वो ज्यादा था सामाजिक समस्याएं, समाज के ऊपर क्या फैसिलिटीज है, क्या नहीं है हम लोगों को। तो आज जो पढ़ते थे उनको भी ये अपनापन महसूस होता था मेरी लेखनी के द्वारा। इस तरह से मैं प्लान में आया। एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी आपने जो उस समय प्रोफेसर जगदीश मुखी जी आसाम के गवर्नर थे 2018 में, तो मैं और मेरा लड़का अभिषेक मिलने गए थे। मेरे GL अग्रवाला ने बोला था मॉरिशस में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा मॉरिशस में, बोला तुम जाओ गवर्नर साहब से मिलो और मतलब उनको प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में वो सुषमा स्वराज को चिट्ठी लिखेंगे और मॉरिशस जाके मॉरिशस भी गए थे आप? जी। हाँ, तो 2018 में बाद में उन्होंने सुषमा स्वराज को चिट्ठी लिखी। सुषमा स्वराज ने विदेश मंत्रालय के प्रतिमंडल के सदस्य के रूप में मुझे एक्सेप्ट किया और उस समय हम लोग मॉरिशस सरकार के 17 अगस्त को वहां से दिल्ली से गए मॉरिशस। 3 दिन का सम्मेलन था, उसमें करीब 1800 लोग पूरे विश्व के अलग अलग देशों से विद्वान लोग आए थे। बहुत अच्छा लगा और ज्यादा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। और बाद में मैंने हिंदी साहित्य जी, हिंदी के प्रचार प्रसार में एक अलग आनंद है, आनंद की अनुभूति आपके चेहरे पे साफ दिख रही है, संतुष्टि दिख रही है। जब आपने अखबार शुरू किया और आज जब आप 35 वर्षों बाद आप उस अखबार को देख पा रहे हैं, तो मुमकिन है कि बहुत सारे हिंदी भाषी उस अखबार में कार्य कर रहे होंगे, अब उनको रोजगार प्राय सब बाहर के, मतलब जो जितने भी पत्रकार हैं, एडिटर हैं, क्योंकि उस समय समस्याएं इतनी थी। एक समय ऐसा था कि वहाँ के मतलब चेंबर ऑफ कॉमर्स गुवाहाटी के शंकर बिरमीवाल प्रेसिडेंट थे, उनको ओपनली शूट करके सड़क पे फेंक दिया था बॉडी उनका अल्फा के टाइम में। तो उनको किसी अखबार के रिपोर्टर, कोई आदमी डर के मारे जाना नहीं चाहता था। उस समय देवीलाल जी भारत के उप प्रधानमंत्री थे, गुवाहाटी आए हुए थे, गौशाला का निर्माण था, ऐसे इतना बड़ा आतंक था। लेकिन वो GL अग्रवाल ने हिम्मत करके बोला नहीं,
सब रिपोर्टर को बोला कोई मैं जाऊंगा, मारेंगे तो मुझे तो मारेंगे, चलो। ऐसे करके इन कठिन विषम परिस्थितियों में ये अखबार ने इतना नाम कमाया कि भाई जो भी परेशानी होती है आदमी अपने सीधे, क्योंकि उस समय कई बगानों के बड़े बड़े मालिकों को किडनैप कर लिया जाता था, तो उनको बात के हमें जेल का अग्रवाल के पास आते थे, वो उनके लिए मदद करता था। तो कहने पूर्वांचल मेरे में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान है। जी सर, मैं कुछ और आपसे बात करूं उससे पहले बहुत सारे दर्शक आपको देखने के लिए, सुनने के लिए आपकी बातें हमारे साथ जुड़ गए हैं, सबका अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय भूदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इन्हों गीतों का राजकुमार कहा जाता है। राम शर्मा जी लगातार, पंडित राम शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। उन्होंने बहुत सुंदर लिखा है कि भारत माँ के भाल की बिंदिया अपनी हिंदी भाषा है, हिंदी के लिए आपका जो समर्पण है उसको उन्होंने कहा है कि वो बारंबार नमन करते हैं। और एक इनके बारे में मैं एक बात बताऊं कि ये संग्रहालय चलाते हैं, मतलब कि चलाते क्या है, ये चलते फिरते संग्रहालय हैं। इन्होंने भारतीय, जो आप अपने अखबार के माध्यम से इनके बारे में जरूर लिख सकते हैं, इन्होंने जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हमारे हुए हैं उनकी सारी जो चीजें हैं उनको सहेज कर इन्होंने एक संग्रहालय तैयार किया है, जो पुरानी सारी चीजें, चंद्रशेखर आजाद जी की घड़ी और बाकी चीजें जो इस्तेमाल करते थे उस समय का अखबार, वो सारी चीजें इनके पास आपको मिलेंगी, तो आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं। और अगले पिछली किरदार हमारे रहे हैं, 14 अगस्त को ये हमारे कार्यक्रम में आए थे, और हमारे साथ लगातार और भी कुछ है, सरिता शर्मा जी लगातार बनी हुई है। प्रभात सनातनी नाम से एक आईडी आई है, आपका अभिनंदन करती हूँ। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं, बहुत सारे कार्यभार इन्होंने संभाले हैं और इनका विशेष प्यार, दुलार और आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ हमारे मंडल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुनील शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। सभी बने रहिए, जुड़े रहिए, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए, क्योंकि हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करें। सर, आपने कहा कि उल्फा उग्रवादियों का बड़ा उस समय था और लोगों को किडनैप करना, लोगों को मार देना, फिरौती मांगना, ये उनका पेशा था। उन दिनों बहुत वर्चस्व था उनका। आप इस बात का क्रेडिट किसी देना चाहते हैं हमारे मंच के माध्यम से, जब असम में शांति आ गई और वो सारे जो उल्फा के लोग थे वो सब उन्होंने सरेंडर किया या उन्होंने मतलब हिंसा का रास्ता छोड़ा, तो उसका क्रेडिट, क्योंकि आपने बहुत करीब से इन सब चीजों को देखा है, और न सिर्फ देखा है, भोगा भी है, और उसको उस समस्या को आपने सामने से सुलझाया भी है। वैसी परिस्थिति में आप क्या कहना चाहते हैं कि तात्कालिक सरकार या बाद में जो भी चीजें आई हैं, बदला हुआ समय रहा है, किसे क्रेडिट देंगे आप, कैसे ये सब मुक्त हुआ असम? जी देखिए, ये वो अभी रोए, उन दिनों की जब याद आती है ना, रोए खड़े हो जाते हैं। इतना विवश, मतलब किसी की हिम्मत नहीं होती थी घर से बाहर निकलने की। बाहर निकलने से शाम तक घर में सकुशल जब तक लौट के नहीं आता आदमी, ऐसी परिस्थितियां थी। तो उसके बाद में 1990 90s में अभी आपने देखा होगा, जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह जीओसी थे यहाँ पोरकोर हेडक्वार्टर्स के, उनको कमान सौंपी गई थी उग्रवाद को कंट्रोल करने की। तो उन्होंने ऑपरेशन बजरंग लॉन्च किया था 1990 में अल्फा के विरुद्ध। तो उनके जो एक साथ, मतलब आर्मी पूरी लगा के, जहां इनका अड्डा था शिवसागर तिनसुकिया के आगे एक जगह थी लखीपता, वहां से उनको 200-300 आदमी लोग ट्रेनिंग मोटरसाइकिल पे करने आते थे। और वो एक ऐसा था कि सारी सरकार जानती थी, सब प्रफुल्ल मोहन तो चीफ मिनिस्टर थे, भृगु फुकन गृह मंत्री थे, सब जानते थे, लेकिन वो एक पैरेलल गवर्नमेंट टाइप में चल रही थी उनकी। सरकार क्या करेगी जब उनका इतना ये वर्चस्व उन्होंने बना लिया अपना। तब आर्मियों ने उस दिन जब ऑपरेशन लॉन्च किया था, तो कम से कम 200-300 पत्रकारों को दिल्ली जगह जगह प्लेन भर भर के बुलाया था, उनको दिखाने के लिए कि ये कैसे काम करते थे उग्रवादी, कैसे। हम लोगों को भी तेजपुर से हेलीकॉप्टर में वहां ले गए थे। तो वहां जब देखा तो एक मेजर जनरल कपूर वो ब्रीफिंग दे रहे थे कि आर्मी को जितनी ट्रेनिंग जाती है
उससे ज्यादा होशियार इनको ट्रेनिंग मिली हुई है विदेशों से, उनको वो ट्रेंड है या कैसे हैं। तो उनके कार्यकारिणी की पद्धति थी कि उन्होंने के पहले रॉबिन हुड की एक इमेज बनाई कि जैसे गरीब बड़े आदमियों से जैसे फिरौती रुपया लेना, गरीबों में बांटना, गरीबों के लिए कल्याण करना, इस टाइप से यहाँ के आदमी किसी के उनके बारे में आर्मी से या पुलिस से कोई कोऑपरेशन नहीं करते थे, सहयोग नहीं देते थे। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती गई। आर्मी ने भी सोचा, वहां जनरल सेकटकर या आए थे, लेफ्टिनेंट जनरल सेकटकर, उन्होंने कहा दीज पीपल आर सिटिंग ऑन ए फेंस, दे डोंट नो विच साइड टू गो। इधर बोले आर्मी की गोली लगेगी अगर कुछ हम लोगों ने बताया, नहीं तो ये मार डालेंगे, इनके समझ में नहीं आ रहा है। तो ये परिस्थिति को परिवर्तन कैसे आएगा कि इन्होंने, आर्मी ने ऑपरेशन सहयोग चालू किया था। तो उसके अंदर में गांव के अंदर में उन्होंने मेले लगाने शुरू किए थे। उस मेलों में फ्री इनके मतलब ट्रीटमेंट, मेडिसिन, अलग अलग हॉस्पिटल के डॉक्टर, आंख के का ट्रीटमेंट उनका करवाना और आर्मी की कैंटीन के सब सामान देना। तो गांव में जगह जगह में जहां जहां उनकी यूनिट थी, तो ये काम का साइकोलॉजिकल प्रभाव, पहले आदमी क्या आर्मी को अपना दुश्मन समझता था, क्यों जानते थे कि आर्मी वाले है, डरते थे, उनको नजदीकियां नहीं थी आर्मी के साथ। अब वो इंटरेक्शन होने लगा पत्रकारों का आर्मी का सब, तब जाके उनका मन का एक भय भी निकला। और ये धीरे धीरे इसके लिए किसी एक आदमी को हम लोग क्रेडिट नहीं दे सकते कि सरकार के कारण ये हुआ है या आर्मी के कारण हुआ है या पुलिस के कारण हुआ है। धीरे धीरे समस्याएं बदलने की, क्योंकि दुखी तो हर आदमी था उस परिस्थिति में, सब आदमी दुखी था, लेकिन भय के मारे कोई खुल के बोल नहीं पाता था। तो धीरे धीरे जब लोगों को ये समझ में आने लगा, तब उन्होंने सहयोग करना शुरू किया। और तब और आज भगवान की दया से आसाम शांत है। कोई वो जमाने चले गए, वो जमाने की याद आती है तो अभी भी कंपकपी सी उठ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो जमाना बहुत विपरीत परिस्थिति और बहुत एक भय का वातावरण होता है, आप घर से निकल नहीं पाते हैं और ऐसे में अखबार चला रहे हैं, और अखबार में अगर गलती से उनके बारे में कुछ छाप दिया आपने, क्या वहां के लोगों को हिंदी आती थी? क्या आपका अखबार पढ़ते थे? या कभी अखबार में कुछ आपने ऐसे कोई टिप्पणी या कोई आर्टिकल उनके खिलाफ लिखा हो या उनके बारे में लिखा हो, कोई आपके पास नोटिस आया हो उनका, कोई धमकी आई हो, कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसे तो आती रहती धमकियां, तो आती रहती थी, क्योंकि वो जमाना ही वैसा था। क्योंकि हिंदी जो जितने हिंदी भाषी थे ना, उनका सबसे प्यारा अखबार था पूर्वांचल प्रहरी। इसका नाम जो प्रहरी था, वो सचमुच में इसको प्रहरी मानते थे कि आज हिंदी भाषा में जो भी कुछ भी होगा, ये अखबार हमें बचाएगा। उस समय उन परिस्थितियों के अंदर में पूर्वांचल प्रहरी को अपना रक्षक मानते थे, क्योंकि उनकी आवाज दूसरे दिन आ जाती थी, दिल्ली तक पहुंचती थी उनकी आवाज। तो लेकिन ये है कि जो स्थानीय लोग हैं, वो लोगों को कभी उन्होंने वो बल्कि सहयोगी करते थे, कभी कोई डिस्टर्ब नहीं किया था। अब जो उग्रवादी जो है, तो वो अपने हिसाब से परेशानी कुछ करते थे, लेकिन हम लोग को पेपर का जो है जेल पब्लिकेशन जो निकाला अखबार, उसमें एक ऐसा किसी को किडनैपिंग करना, ऐसी कोई घटना नहीं घटी, क्योंकि वो भी जानते थे कि अखबार ये अखबार है, ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, इसलिए हम लोग तंग नहीं करेंगे, जो छापने दीजिए। बिल्कुल सर, एक बात और है कि अब उस समय चलिए आपने हिंदी के लिए कार्य किया और हिंदी का एक असम में हिंदी का अखबार आया, और अब तो सैकड़ों अखबार पूरे देश में हिंदी का आता है। दैनिक अखबार है, साप्ताहिक है, पाक्षिक है, बहुत सारे अखबार हैं। आपको क्या लगता है, कोई ऐसा अखबार आपकी नजर में है आज के समय में? यदि आप नाम ना लेना चाहें तो ना लें, लेकिन आप अपनी राय जरूर रखें। आपके असम की अखबार पूर्वांचल की तरह जो सत्य को छापता है या सत्य को उजागर करता है, आपको लगता है कि आज इस पीढ़ी में वो सारी चीजें चल रही हैं? ऐसा महसूस होता है आपको? देखिए, ये तो बहुत ही मुश्किल प्रश्न आपने कर डाला, लेकिन बात यह है कि देखिए, जैसा देश वैसा भेष, इसका जवाब ये, जैसा देश वैसा भेष। व्हाइल इन रोम बिहेव लाइक ए रोमन, उसी मैंने सिद्धांत के ऊपर चलना ही पड़ेगा आपको। अब किंतु ये है कि गलत बातों से और झूठ से समझौता नहीं करेंगे। हम लोग का जो एक लाइन जो विधि है, झूठ से समझौता नहीं। और वैसे दूसरे जितने भी अखबार थे हिंदी के, सबने अपना स्टैंड एकदम क्लियर रखा हिंदी भाषी के। अब तो जैसे
उसके बाद पूर्वोदय बोल के एक अखबार निकला है, बहुत बढ़िया चल रहा है अभी वो। उसके बाद में भी प्रातः खबर बोल के निकला है, और 2 अखबार है। तो वहां अब इसका कारण ये कि बाहर से जब आने लगे संपादक और पत्रकार जो दूसरे अखबार में काम किए एक्सपीरियंस जो है, तो यहाँ के आदमियों में थोड़ा साहस आ गया। जो कुछ आदमी थे जिनके पास पैसा था कि बोले चलो हिंदी निकालें। हालांकि जब जेएल अग्रवाला ने, जब हम लोग गए थे वहां, मदन मित्रा बोल के जो मैंने आपको बताया था, एक्यूरेटो कंसल्टेंट सर्विस ने, उन्होंने सिर्फ एक ही बात बोला कि अग्रवाल जी आप ये बताइए कि आज तक वहां हिंदी का अखबार नहीं निकला, तो आप क्यों निकालना चाहते हैं अखबार? तो उसने कहा देखिए साहब, देयर इज ए वेरी बिग कम्युनिकेशन गैप बिटवीन दो कम्युनिटी, स्थानीय और बाहरी व्यक्तियों में बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि वो वहाँ की सभ्यता, कल्चर, संस्कृति को नहीं जानते हैं, क्योंकि वो तो नौकरी करने हैं, कोई बिजनेस करता है, उनको क्या मालूम यहाँ की सभ्यता संस्कृति। तो मैं हिंदी में अखबार निकालूंगा, मैं इसलिए चाहता हूँ यहाँ की सभ्यता संस्कृति को हिंदी में, मैं यहाँ शंकरदेव कौन है, बिहू नृत्य होता है उसकी क्या महिमा है, भूपेन हजारिका कौन है, तो इतना। तो ये सब चीजें उन्होंने, मेरा मेन मकसद ये रहेगा कि आई वांट टू बिहेव लाइक ए ब्रिज बिटवीन दिस टू कम्युनिटीज, ताकि यहाँ की स्थानीय संस्कृति को हिंदी भाषी समझे और उनके में कोई ये नहीं हो। तब जाके उन्होंने वो चकरा गए, तो बोले आज 1988 की बात बताऊं मैं, उन्होंने कहा 8 पेज का अखबार आज निकालेंगे तो इसका 2.5 रुपया कॉस्टिंग पड़ेगा आपका, तो आपको 1 रुपया में शुरू में अखबार बेचना पड़ेगा, मान 30,000 का भी आपका डेली का सर्कुलेशन होता है, तो आपको समझ लीजिए 2 साल तक आपको अखबार में कोई एक नया पैसा का कमाई नहीं हो सकता है। अखबार इज लूजिंग गेम, क्योंकि जब तक आपको एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलेंगे, इसका मेन रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट्स, और एडवर्टाइजमेंट जब से नहीं मिलेंगे, जब का एबीसी वगैरह में आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और वो जितनी ये है, तो आपको 2 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया नुकसान उठाने की कैपेसिटी है, तब तो आप इस लाइन में आइएगा। नहीं तो आप जितने जोश अभी जो है वो 2 महीनों में आप इसको ताला बंद करना पड़ेगा आपको, इतना होते हैं। आप उनका जवाब देखिए जेएल अग्रवाल का, क्या बोला देखिए मित्रों साहब, मैं एक ठेकेदार हूँ, मुझे अखबार से किसी कुछ नहीं जानता, इसलिए तो आपके पास आया हूँ जानकारी लेने। मेरा दिवाला भी अगर निकल जाएगा तो मैं ठेकेदारी शुरू कर दूंगा होगा प्लीज। तो ऐसे इतने दृढ़ निश्चय, बोले मेरा दिवाला भी निकल जाएगा मैं अपना ठेकेदारी शुरू कर दूंगा। ऐसे कठिन इतने मतलब अपनी रिस्क लेके, बोले मेरी 3 लड़कियां हैं, उनकी शादी के लिए मैंने बैंक में पैसा जमा करा रखा है, मुझे दिवालापन का कोई, हमको अखबार में निकाल के रहूंगा, तब वो भी चकराएगा। तो उसके बाद मतलब एक से एक, और जो प्रोफेसर राम मोहन पाठक हैं वो बनारस के हैं, वो मतलब मद्रास में यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी ने जो हिंदी का वो संस्था है उसके वो वाइस चांसलर भी रहे हुए हैं, और बहुत बड़े विद्वान हो हिंदी के। तो उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये दिलाया था, मतलब जेएल अग्रवाल को, तो वो पुरस्कार लेने जेएल अग्रवाल नहीं गया, वो वहां से यूपी उत्तर प्रदेश सरकार के तरफ से गुवाहाटी आ गए जेएल अग्रवाल को वो पुरस्कार दिया गया था। अब मेरे को भी जैसे सब गणेश शंकर विद्यार्थी, आपने भी केंद्रीय हिंदी संस्थान का नाम लिया, आगरा केंद्रीय हिंदी संस्थान की तरफ से मेरे को कम से कम 15-20 आदमियों ने मेरा नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए भेजा हुआ है, इतनी मोटी फाइल हो गई वहां। तो लेकिन नहीं मिला कोई बात नहीं है, कि इसमें किसी की सिफारिश भी चाहिए, जी, सिफारिश की बात होती है कि आपने अच्छा कार्य जरूर किया है, लेकिन जहां सिफारिश हो जाती है तो चीजें बदल जाती है, ये दुर्भाग्य की बात है। सर एक बात और जानना चाहती हूँ, हमारे पटल की संयोजिका आदरणीय सुदर्शन शर्मा सिद्धि जी जुड़ गई है, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। कुछ संदेश आपके लिए आए हैं। उन्होंने लिखा है डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी ने कि आपके साहस को नमन कर रही हैं, और बहुत बढ़िया कार्य उन्होंने लिखा है। भूदत शर्मा जी ने लिखा है बहुत सार्थक वार्ता चल रही है। तो सभी बहुत आनंद विभोर होकर हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपने इतने सारे लोगों के इंटरव्यू लिए, आपने बड़े बड़े राजनेताओं के इंटरव्यू लिए, राज्यपाल से लेकर प्रधानमंत्री उस समय के दौर में और राष्ट्रपति, और उधर ही आपने जो कुछ इंटरव्यूज आपने लिए हमारे जो रहे हैं अभिनेता वगैरह, तो उनका क्या रहा है, कैसा लगा आपको उनका इंटरव्यू लेकर? वो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कौन सा मुश्किल इंटरव्यू था, राजनेताओं का या फिर अभिनेताओं का? देखिए मैं आपको हकीकत बताता हूँ ईमानदारी से, न तो हम लोग कोई बड़े पत्रकार है, नहीं कभी पत्रकारिता सीखी थी, लेकिन वो एक प्लेटफॉर्म था हाथ में,
तो जैसे राष्ट्रपति थे वेंकट रमन साहब, वो अरुणाचल तवांग घूमने आए थे, तो तेजपुर में उनका जो प्लेन है वहां से हेलीकॉप्टर में गए थे, तो हमारे यहाँ संजय कृष्णा डीसी थे, हम लोग को ले गए थे। तो वहां जो तेजपुर एयरपोर्ट के हम लोग को जब ले गए थे, मिला के सब बढ़िया इंट्रोडक्शन हुआ, तो उस समय इतना आज की तरह इतनी सिक्योरिटी, आर्मी वगैरह सब थे, चीफ मिनिस्टर थे। तो वो अपने प्लेन में बैठने जा रहे थे, तो आप विश्वास नहीं करेंगी, आप तो वो पत्रकारिता की कलम की एक ताकत की जोश बता रहा हूँ। सबकी इच्छा थी राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाएं। अब हिम्मत कौन करेगा, राष्ट्रपति तो प्लेन की सीढ़ी चढ़ गए थे, तो मालूम नहीं मेरे मन में क्या आया, मैं आर्मी टाइम किसी का परवाह नहीं, दौड़ के गया, एक्सक्यूज मी सर, वी वांट टू हैव फोटोग्राफ विथ यू, सीधा हाथ मिलाया राष्ट्रपति का। और इतने जेंटल आदमी थे, ये एक अद्भुत संस्मरण है, वो तुरंत प्लेन से 2 सीढ़ी चढ़ के उतर के आ गए, और वो फोटो मैंने आपको भेजी भी होगी, शायद मैं भेज दूंगा, एकदम राष्ट्रपति का हाथ पकड़ के। तो जब देखा राष्ट्रपति उतर आए हैं, तो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे मिस्टर विजय से, क्या हुआ है, वो मैंने आप उधर हुई, राष्ट्रपति को मैंने प्लेन से उतारा है, वो हमारे क्लास फेलो थे। इसलिए ऐसे ऐसे जो हिम्मत जो होते हैं ना अपनी बढ़ती गई बाद में, क्योंकि जो कलम के जो अपने आप जैसे आशीर्वाद जो होता है ना, वो तो ऐसे कई उदाहरण है। मैंने कहा जैसे ताज बंगाल होटल है कलकत्ता में, 5 स्टार होटल है, वहां इसकी अग्निपथ बोल के अमिताभ बच्चन की पिक्चर का प्रीमियर था, तो अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और वो फिल्म की पूरी टीम आई थी, मिथुन चक्रवर्ती। तो मिथुन चक्रवर्ती ने वो मीटिंग वहां ऑर्गेनाइज की थी। तो मैं तो ऐसे ही एक्सीडेंटली गया था, वहां में देखा कि अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी, और तो एकदम जाके फ्रंट पत्रकार होने से एक हिम्मत तो रहती है, अपने बैग आगे की सीट पे बैठेंगे, उनके ठीक सामने बैठे। मीटिंग शेष हो गई, मीटिंग शेष होने के बाद के अंदर में मैं गया, अमिताभ बच्चन से मिला, तुमको सर आपको, हम आसाम के पत्रकार है, हमारी अखबार में पेपर मेरे पास में था। तो जया भादुड़ी ने पेपर देखा, मैं कहा आप आइए पेपर के साथ फोटो खींचते हैं आपकी थोड़ी। अमिताभ बच्चन बोला कि यहाँ इतनी, एक काम कीजिए, मेरा रूम नंबर 202 है, आप आधे घंटे बाद में वहां आ जाइए रूम में, वहां बैठ के बात करते हैं। बाद में मैंने कहा इसकी, अच्छा वो 303 में था मिथुन चक्रवर्ती, तो मैंने कहा कि पहले मिथुन चक्रवर्ती से मिल लेते हैं। लेकिन जब मैंने मिथुन चक्रवर्ती से मिला तो मुझे इतना जबरदस्त, मतलब उनका बायोडाटा, मैंने कहा देखिए साहब, मैं तो फिल्मी जर्नलिस्ट नहीं हूँ, न मुझे लिखना आता है फिल्म के बारे में, आप हमें जिंदगी की कुछ ऐसी बातें बताइए जो अखबारों वगैरह में नहीं छपी अभी तक, पर्सनल लाइफ में आप क्या करते, क्या आपका है आप। तब उन्होंने पर्सनल जो बताई, बोले मैं तो एक लोफर था, स्ट्रीट लोफर था, कंचे खेलता था, सड़कों में मारपीट करता था, और वहां में हावड़ा ब्रिज के नीचे एक मंदिर है शिव का, वहां रोज जाता था पहुंचा करने के लिए। तो वो एक कृपा हुई, तो आज मेरे पास नाम, यश, शोहरत सब है। तो पैसों की मुझे, मेरा ये है कि जितना मैं तो गरीबी को बहुत नजदीक से देखा हूँ, तो मैंने जगह जगह अपने मिथुन फैंस एसोसिएशन खोल स्थापित कर रखे हैं। उनका काम क्या है कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को पावर दे रखा है कि पैसों के अभाव में शिक्षा और स्वास्थ्य, कोई भी गरीब आदमी को दरोगा हो वो, और कोई बड़ा जो 2-3-4 लाख रुपया का खर्चा हो, तो मेरे को रेफर कर देते हैं, मेरा अपोलो से टाई अप है, मैं ऐसे करवाता हूँ। तो और कई मुसलमानों को हज में भेजता हूँ, मैंने उतने वो सर ये सब प्रकाशित हो चुके हैं, मतलब। तो मुझे उसका उनसे बात करके इतना लगा, सच ए फाइन जेंटलमैन। तो मैंने अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू लेना ही भूल गया, मैं उन्हीं के पास बैठ के, और उनका सारा निकला, मतलब इतने बढ़िया आदमी जो गरीबों के लिए इस स्टेज, इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच के, और वो इतना कर रहे हैं गरीबों के लिए। तो ऐसे बहुत से अनुभव हैं। आपने बहुत सारे ऐसे जो अभिनेता हैं, वो आज भी जब भारत त्रासदी में होता है, भारत को जरूरत होती है, तो सभी एकत्रित हो जाते हैं, सभी खड़े हो जाते हैं, और सभी दिल खोल कर अपनी जो सेवा है वो देते हैं, रुपए के माध्यम से भी। और सुदर्शन शर्मा सोफी जी ने एक संदेश आपके लिए भेजा है, उन्होंने लिखा है कि हिम्मत के आगे सब झुक जाते हैं। आपकी हिम्मत थी जो आपने राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचवाने की, तो हिम्मत कहो या जुर्रत कहो, जो भी कहो, लेकिन बहुत सुखद रहा। हमारे साथ कुकी ओम प्रकाश जी जुड़ गए हैं, और आप भी हमारे किरदार रह चुके हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। गुलशन ग्रोवर जी बहुत देर से प्रतीक्षा में थी, अब आए हैं आप, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। टिब्बीवाल सर, एक बात और मुझे पूछनी है कि आज की जनरेशन जो पत्रकारिता करना चाहती है,
एक क्रेज हो गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोग जाना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं। प्रिंट मीडिया के तरफ आपको क्या लगता है, न्यू जनरेशन का झुकाव है, रुझान है? और अगर है तो उसके लिए आप क्या कुछ टिप्स देना चाहते हैं जो बच्चे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? मेरे ख्याल से तो हमें तो यह महसूस होता है कि आजकल लोगों का पढ़ने प्रिंट मीडिया के प्रति रुचि बहुत कम हो गई है, क्योंकि आजकल हर चीज मोबाइल में, हर न्यूज मोबाइल में देख लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं। तो जो पहले जो लगाव था लोगों का पढ़ने का, प्रतिक्रिया, संपादक के नाम पत्र लिखने का, कोई कहाँ की कोई समस्या, ये सब कमती, धीरे धीरे कमती होता जा रहा है। क्या संदेश आप देना चाहते हैं उन बच्चों को जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं? कैसे वो करें तैयारी, या क्या कुछ करें वो? संदेश तो ये कि जहाँ चाह वहां राह, मतलब जहाँ ज्वलन, जैसे उनको जेल अगर वाले से मैंने जो कहानी सुनाई है ना, उसी से प्रेरणा ले लेनी चाहिए, इस कहानी से ही, कि जो अपनी जान की परवाह नहीं किया, जो अपने नुकसान की किया, जो कंसल्टेंट उनको बोल रहे हैं आपको 2-2.5 करोड़ रुपया का नुकसान होगा अगर अखबार निकालेंगे, तो बोला मैं ठेकेदारी शुरू कर दूंगा वापस, मेरा नुकसान भी होगा। तो इतने, तो ऐसा जज्बा पत्र, और ऐसा ही होता है, जो जिनको पत्रकारिता का शौक रहता है ना, उनके दिलों में कम से कम बेखौफ होके इस लाइन में आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी कलम में ताकत होती है, उनको विश्वास करते हैं कि हमारी कलम है वो, मतलब तो वो इसलिए, मतलब जो आना चाहते हैं उनको बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल जाए तो उसे बड़ा चीज। मैंने कई पत्रकारों को देखा है कि बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह जो हैं, सब उनके, ठीक है कोई बात नहीं है, उनको रखना ही पड़ेगा रिलेशन, लेकिन पत्रकारों को, एक जो भारत के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री से लेकर हर जगह आदमी पत्रकारों को इज्जत देता है। ये चीज मैंने महसूस की। पत्रकार को निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, मुझे बहुत लगता निष्पक्ष है। होना बहुत जरूरी है। आपको ऐसे तो बाद न्यूट्रल में होना पड़ेगा हर क्षेत्र के लिए। निष्पक्ष और मतलब यथार्थ के धरातल पे आपको रह के मतलब अपनी कलम चलानी पड़ेगी। आज पत्रकारों की इज्जत क्यों है? क्योंकि आदमी इसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ के बाद ये अखबारों को जाना जाता है। अब उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। सर, कभी आपके इस पत्रकारिता के जीवन जो आपका काल रहा है, इतने साल आपने पत्रकारिता को दिया और बहुत सारे अनुभवों को आपने महसूस किया, जिया है, अनुभवों का एक बड़ा सा पुलिंदा मैं कह सकती हूँ कि आपके जीवन में है, बहुत अनुभव है आपके पास। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा अनुभव जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? कोई ऐसी बात जो आप करना चाहते हैं, दिल की बात हो, मन की बात हो, तो आप जरूर कहें। प्रकाश चंद पराशर जी डीग राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है कि आजकल अखबार लोग कम पढ़ने लगे हैं और पत्रकार से भयभीत भी रहते हैं लोग। हाँ, ये बात भी सही है कि अब थोड़ा सा अलग हो गया है माहौल। अब हम कहते हैं कि हम पत्रकार हैं तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। खैर, कोई ऐसी बात है जो हमसे आप साझा करना चाहें? साझा करने में तो क्या, देखिए वास्तव में ट्रूथ इज ट्रूथ, सच्चाई को तो स्वीकार करना पड़ेगा सबको। और पत्रकार जो होता है उसकी एक विशेष इज्जत, एक विशेष मान सम्मान जनता में भी रहता है और जगह, बशर्ते वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी के साथ करे। तो उसी प्रकार की आज देखिए, आज खुशवंत सिंह वगैरह जितने बड़े बड़े नामी गिरामी पत्रकार हुए हैं, आज इंटरनेशनल लेवल पे उनका एक इमेज है। तो क्यों है? वो उनके कलम की ताकत, माँ सरस्वती की कृपा है उनकी, ये बोल के ही है। तो पत्रकारों का देश को नई दिशा, आज देश में कई करप्शन है, भ्रष्टाचार है, कई जगह कई बातें होती है, उसको सही दिशा दिखाने वाला पत्रकार होता है। पत्रकार उनको सही दिशा दिखाता था। मैं ये नहीं कहता कि हाथ की पांचों उंगलियां बराबर होती है, उसमें कुछ ऐसी वैसी भी होती हैं, लेकिन जो पत्रकार, जो सही मानों में पत्रकार होगा, उसकी बात की हर जगह पहुंच होगी, सुनाई होगी। ईमानदारी से अगर वो अपनी बात और वहां की सामयिक समस्याओं को अगर वो ढंग से अपने अखबारों में लिखेंगे या जो लिखेंगे, निश्चय जनता उनको, उनके प्रति आदर का भाव अपना बढ़ता ही जाएगा।
बिल्कुल सही कहा आपने, निष्पक्ष होकर और निस्वार्थ होकर कार्य करना बहुत ज़रूरी है और सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो पत्रकारिता है या जिसको मीडिया कहते हैं वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और जब स्तंभ मजबूत नहीं रहेगा तो उसकी नींव अगर डगमगाएगी तो बहुत चीज़ें खराब हो जाएँगी समाज में, देश में। हमारे साथ राही राज जी जुड़ गए हैं बेंगलुरु से, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। और सुदर्शन शर्मा सुधी जी ने लिखा है कि मैं इतने ध्यान से सुन रही हूँ, इतने ध्यान सुनने के चक्कर में मैं कमेंट करना भूल जाती हूँ। तो ये आपका स्नेह है कि आप इतने भाव विभोर होके हमें सुन रही हैं और कमेंट करना भूल जाती हैं। कोई बात नहीं, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, आखिर में चलते-चलते क्या कहना चाहेंगे आप? कोई मैं ये कहना बात? चाहूंगा कि आज पत्रकारों के बारे में बहुत सी एक कमेंट्स आते हैं। तो एक जो कमेंट जो जज लोगों को ज्यादा अधिकाधिक मात्रा में कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। तो ये जो लिखने वाले ने चेक किन्हीं परिस्थितियों में लिखा हो, ये भाव जो पत्रकारों को प्रति कॉन्फिडेंस दिखाता है, पत्रकारों को प्रति लोगों का एक विश्वास दिलाता है कि अगर कोई कहीं भ्रष्टाचार हो है, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो पत्रकार उसे सही कर सकता है। ये सब चीजें हैं। पत्रकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, देश के प्रति। वो आपने अपने वक्तव्य में कहा, हमारे दर्शकों को बहुत आनंद आ रहा है। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। और आदरणीय डॉक्टर नथमल टिब्रीवाला जी अस्वस्थ होने के बावजूद इतनी देर तक हमारे साथ बैठे रहे, आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आपने इतनी सारी बातें साझा की, उन दिनों की परिस्थितियों को जो असम में बहुत भयावह स्थिति थी, डर का जीवन लोग जी रहे थे, उन बातों को हम दोबारा से आपके द्वारा सुन पाए, समझने की कोशिश हमने की कि कैसे हालात रहे होंगे। और वैसे हालात में पत्रकारिता नहीं छोड़ी आपने, इतना लंबा अरसा आपने पत्रकारिता को दिया है। आपका बहुत आभार, बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के इस पटल पर आने के लिए विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। आप हमेशा स्वस्थ रहें, इसी तरह आपकी लेखनी चलती रहे, और तमाम सभी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। अगली बार नए किरदार के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। एक बात और करना चाहता हूँ इकलाई, घर है नहीं तलवार अपने हाथ में तो क्या हुआ, इस कलम से ही करेंगे हम जालिमों के सर कलम। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत आभार सर, बहुत आभार। बहुत अच्छा लगा।